Now we will start structure of atom. What is the structure of atom? After the discovery of electron and proton, the scientists started thinking of arranging these particles in an atom. सबसे पहले एटम की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने. इन्होंने अपना एक मॉडल प्रपोज किया था, उस मॉडल को स्टडी करेंगे. मेनली देर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स: थॉमसन्स, रदरफोर्ड and Bohr's model of an atom. Now first we will discuss Thomson's model of an atom. Thomson was the first to propose this model. इस मॉडल में क्या बताया उन्होंने एक यूनिफॉर्म स्फेयर को पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज बताया और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली बताया. इस तरीके से एक पॉजिटिव स्फेयर है और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने इस तरीके से बताया. The negative and positive charge are equal in number. Thus the atom as a whole is electrically neutral. थॉमसन ने ये भी बताया कि जो मॉडल है इलेक्ट्रॉन का, एटम का, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसका नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल. उसे और क्या बोला? प्लम पुडिंग मॉडल. इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी. अब बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. इसमें क्या बताया रदरफोर्ड ने? ऐसे मॉडल्स बहुत सारे आते गए जिसमें हम एटम के अंदर के क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी को स्टडी करते गए. फिर रदरफोर्ड एंड हिज को-वर्कर्स मेड अ फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. उन्होंने ये बताया कि एक स्मॉल न्यूक्लियस है. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसको हमने बोला स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स. रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे ये प्रूव हुआ कि एटम के पास एक न्यूक्लियस भी है सेंटर में, जिस पर पूरे एटम का मास कंसंट्रेटेड है. कहाँ पर मास कंसंट्रेटेड है? सेंटर पर, राइट. और उन्होंने सबसे पहले किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली. गोल्ड फॉइल से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया और थिन फॉइल की जो सेंटीमीटर में थिकनेस थी वो कितनी थी? 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर थिक थे. अल्फा पार्टिकल्स वर 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर थिक एंड bombarded it with a stream of alpha particles. अभी बहुत सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ होंगे. रदरफोर्ड थॉमसन के मॉडल से रदरफोर्ड का मॉडल एक स्टेप ज़्यादा ऑर्गेनाइज था. अब जो अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस. क्या है अल्फा पार्टिकल्स? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस. अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं. पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस हैं which carry 2 units of पॉजिटिव चार्ज. इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो मास है वो 4 टाइम्स है हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में. 4 टाइम्स है. तो मास नंबर है हीलियम का 4 एटॉमिक मास यूनिट. तो हम क्या बात कर रहे थे? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में हमने अल्फा पार्टिकल को देखा था. अल्फा पार्टिकल का हमने बॉम्बार्डमेंट किया था किस पर? गोल्ड फॉइल पर. और हम इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं कि एटम के पास एक न्यूक्लियस है, राइट. और अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और मास कितना है? 4 टाइम्स ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. 4 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास. फिर फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट पास हो गए थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ. फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड फॉइल है. गोल्ड फॉइल पर हमने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए.
तो इस गोल्ड फॉइल से कुछ पार्टिकल्स सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए एट सम डिग्री ऑफ 90 और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गए हैं फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। नाउ कुछ, ये वही लिखा है, कुछ स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए, वेरी फ्यू, अबाउट 1 in a 12,000। फॉर एग्जाम्पल अगर 12,000 अल्फा पार्टिकल्स हैं तो उसमें से एक डिड नॉट पास थ्रू दी फॉइल, बिल्कुल भी पास नहीं हुआ और उन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन शो किया मोर देन 90 डिग्री और इवन केम बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे केम। द मेन कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, क्या थे मेन कंक्लूजन्स? मोस्ट ऑफ द स्पेस, उन्होंने ये बोला कि एटम में जो काफ़ी सारी स्पेस है वो एम्प्टी है, तभी वो पास आउट हो गए गोल्ड फॉइल से। उसके बाद कुछ पॉजिटिव टाइनी पार्ट है एटम के सेंटर पे जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और मैंने पहले बताया था कि न्यूक्लियस के पास क्या क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स कैसे चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स इज न्यूट्रल। तो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या फिर वो अपने ही ओरिजिनल पाथ पर वापस चले जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। Moreover, this mass must be occupying a very small space within the atom because only a few alpha particles suffered large deflection। बहुत ही कम particles थे जिन्होंने deflection show किया। अब ये बोला गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एटम है, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, प्रोटॉन्स हैं इसके पास और न्यूट्रॉन्स हैं। अब जो पूरा मास है एटम का वो कहाँ कंसंट्रेटेड है? एटम का मास सेंटर में कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड एट सेंटर। ये भी रदरफोर्ड के मॉडल से ही हमने कंक्लूड किया। और जब भी न्यूक्लियस के जैसे ही पास आ रहे थे अल्फा पार्टिकल तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हमने ऑब्जर्व किया। फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से डिफ्लेक्शन शो हुआ। सिमिलर चार्जेस के बीच में हमने पढ़ा था, आयंस के बीच में हमने पढ़ा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नाउ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, द एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये याद रखना है, क्या बोलेंगे उसको? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस। Most of the mass of atom is concentrated in the nucleus. The volume of nucleus is very small as compared to the total volume of an atom. न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू पूरे एटम के वॉल्यूम से। न्यूक्लियस किससे सराउंडेड है? न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कल डायग्राम ड्रॉ करके बताया था, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसके शेल्स, इधर क्या है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ऐसी बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। Therefore, the number of electrons in an atom is equal to the number of protons। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो इससे क्या पता चलता है कि एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। The magnitude of positive charge on the nucleus is different for different atom। अब जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है न्यूक्लियस के अंदर, हर एटम के पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्रोटॉन्स हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड है हर एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी बट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड्स लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। रदरफोर्ड ने इसको कंपेयर किया, इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर किया किससे? प्लैनेट से। जिस प्रकार प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं है, कंटिन्यूसली वो रिवॉल्व कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नोन एज प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। ड्रॉबैक क्या थे अब रदरफोर्ड मॉडल्स के? बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे इसके। पहला ड्रॉबैक,
अब मैक्सवेल की भी उस टाइम पे थ्योरी आई थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को डिस्क्राइब कर रही थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को डिस्क्राइब कर रही थी, मैक्सवेल ने दी थी। रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड इन व्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल है वो अगर एक्सेलरेटेड है तो वो हमेशा एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो कौन सी रेडिएशंस एमिट कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने ये चीज एक्सप्लेन नहीं की थी, इसलिए ये भी इसका एक ड्रॉबैक था। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट शुड कंटिन्यूअसली एमिट रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। As a result of this, it would slow down and would no longer be able to withstand the attractive force of the nucleus. Hence, it would move closer and closer to the nucleus and would finally fall in the nucleus by following a spiral path. अगर ऐसा है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेट करने से प्रोड्यूस हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को रोटेट करते करते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए और एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो ये भी एक ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का। एटम वुड कोलैप्स, बट एक्चुअली we know that atom is stable. Thus, Rutherford's model failed to explain the stability of atoms. Now, Bohr's model of an atom. ये थोड़ा और अपग्रेडेड मॉडल था, इससे और अच्छे कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करेंगे। बोर्स मॉडल क्या था? सबसे पहले इन 1912 नील बोर पुट फॉरवर्ड अ मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। उन्होंने क्या बताया, क्या पॉस्टुलेट्स थे उनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ मॉडल आर, फर्स्ट पॉस्टुलेट, एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। ये हमने उस दिन भी उस स्लाइड में भी देखा था। 3 पार्टिकल से बना है एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged particles, protons are positively charged particles, and neutrons have no charge on it. They are neutral. उसके बाद due to the presence of equal number of negative electrons and positive protons, the atom is whole electrically neutral. The protons and neutrons are located in a small nucleus at the center of the atom. Due to the presence of proton, nucleus is positively charged. The electron revolve rapidly around the nucleus in fixed circular path called energy level or shells. अब इस प्रकार से एटम है, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड काफ़ी सारी ऑर्बिट्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा रिवॉल्व कर रहे हैं एक अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में। फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं इसके, और उसको हम नाम दे रहे हैं 1, 2 and 3 एंड सो ऑन। तो पहले वाले को हम बोल रहे हैं K, L, M एंड N। कैसे काउंट करेंगे? सेंटर से आउटवर्ड की तरफ काउंट करेंगे, फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स। इनको क्या बोल रहे हैं हम? एनर्जी लेवल्स। ये रहा डायग्राम इस तरीके से। ये वाला फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल एंड फोर्थ एनर्जी लेवल। और क्या बोल रहे हैं? शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। और बीच में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये किसका एग्जाम्पल है? बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। उसके बाद देयर इज अ लिमिट टू अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। एक लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट शेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ही होल्ड कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की भी इनकी कैपेबिलिटी फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एनर्जी लेवल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एनर्जी लेवल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड एनर्जी लेवल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन, एंड फोर्थ एनर्जी लेवल कैन होल्ड 32 इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 8, 2, 8, 18 and 32.
K, L, M एंड N। ये हमने एनर्जी लेवल्स के नाम रखे हैं, राइट? और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेबिलिटी है। फिफ्थ क्या है? ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विथ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये भी मैंने बताया, द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। ऐसा शेल जो न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के जो पास वाला शेल है उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी, उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी बाहर वाले से। और जैसे जैसे हम बाहर मूव करते जाएंगे एनर्जी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो सबसे जो अंदर वाला है उसके पास मिनिमम एनर्जी है, और जो शेल न्यूक्लियस से दूर है उसकी एनर्जी मैक्सिमम है, उसकी एनर्जी मैक्सिमम है, राइट? सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या है? जिस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी ऑर्बिट में, तब तक उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो कुछ ना कुछ वो एनर्जी या तो एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, तो एनर्जी का लेवल चेंज होता है। When an electron gain energy, जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी तो वो किस तरीके से मूव करेगा? इट जम्प फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तब वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेगा, राइट? और जब इलेक्ट्रॉन केम डाउन फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल, इट लूजेस एनर्जी। अगर हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी एनर्जी लूज करेगा। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ